जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे नए सीरीज का नाम है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स। जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका बेसिक लेक्चर जब ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर के रूप में आपके सामने था। उसी का एक कंप्लीट पोर्शन आज से स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल मशीन आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस का कोर टॉपिक है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग के कोई भी डोमेन हो उसमें फर्स्ट ईयर में ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बेसिक मशीन का आइडिया होना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले जो इसका बेसिक है वो है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। केवीएल केसीएल लगाने आपको आना चाहिए, थेवेनिन्स थ्योरम्स आनी चाहिए। ये बेसिक आइडिया हमने आपको पहले ही दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वापस से जाकर के बेसिक इलेक्ट्रिकल के टॉपिक में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक, तो साथ में एसी का कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि सिंगल फेज एसी क्या होता है, थ्री फेज एसी क्या होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। इसको भी अगर आपने नहीं देखा तो ये भी जाकर के देख लीजिएगा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट। ये ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिक मशीन का बेसिक है। ठीक, इसके बिना मशीनें नहीं हो पाएंगी। ठीक, तो मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है तो सबसे पहले ही जान लेते हैं कि डिफरेंस तो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। किसी एक सर्किट पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए और दूसरे का एनोनिमस आपको पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी क्वांटिटी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी का मैग्नेटिक सर्किट में क्या कंपैरेटिव क्वांटिटी होती है। ठीक, इक्विवेलेंट क्वांटिटी होती है। तो एक तरफ टेबल बना लीजिए पूरे पेज में, एक तरफ लिखिए इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरी तरफ लिखिए मैग्नेटिक सर्किट। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट एक सिंपल सर्किट ड्रा करते हैं। आर यह है 20 वोल्ट की बैटरी और इसमें करंट फ्लो हुई आई। यह है इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपल। सोर्स यहां पर कोई भी हो सकता है, एसी या डीसी कुछ भी हो सकता है। करंट आई फ्लो हो रही है, यहां पर हमने वाइंडिंग की है और नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन। ठीक, फाइव। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, देखिए होता क्या है, अच्छे से इसको समझ लेते हैं क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे नॉमेनक्लेचर जब भी हम बोलेंगे, फ्लक्स बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए।
हमने क्या किया इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक सोर्स लगाया और एक कंडक्टर लिया। हमने वायर को इस सोर्स से कनेक्ट कर दिया, सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो होने लगेगी। क्यों? क्योंकि करंट को क्या चाहिए, क्लोज्ड पाथ। हमने यहां पर क्या किया, तो सबसे पहले क्या किया, ईएमएफ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन किस लिए फ्लो करते हैं, प्रेशर जो होता है पोटेंशियल, उसको क्या करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए वो फ्लो करते हैं, और वो इक्वलाइज कभी हो नहीं पाता, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू फ्लो करते रहते हैं। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक यहां पर जो फ्लक्स को फ्लो कराता है उसको बोलते हैं एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ईएमएफ जैसे ही यहां पर सर्किट में हमने सोर्स लगाया, सर्किट क्लोज हुआ और करंट फ्लो हुई, तो यहां पर आई है करंट, इसकी यूनिट एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक यहां पर जैसे ही हमने सप्लाई दी, एमएमएफ डेवलप हुआ, एमएमएफ, अच्छा वहां पर ईएमएफ की यूनिट क्या है, वोल्ट, यहां पर एमएमएफ होता है एन इंटू आई, तो एन का होता है टर्न, आई का मतलब होता है एम्पियर, तो इसको बोलते हैं एम्पियर टर्न, इसकी यूनिट होती है। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, तो यहां पर एम्पियर टर्न इसकी क्या है, एमएमएफ की यूनिट है। एमएमएफ, ईएमएफ किसने किसको फ्लो कराया, करंट को, तो एमएमएफ किसको फ्लो कराएगा, फ्लक्स को, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, आई को, और इसकी यूनिट होती है वेबर, डब्ल्यू कैपिटल से, बी स्मॉल से, वेबर। ठीक, पूरा लिखे दे रहे हैं इधर। तो करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक सर्किट में। इस करंट को अपोज करने वाले एलिमेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, इस फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो आर होता क्या है, V बाई आई, यहां पर रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है रिलक्टेंस, क्या बोलते हैं उसको, रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस कुछ नहीं है, मैग्नेटिक सर्किट का रेजिस्टेंस है। ठीक, और इसको डिनोट करते हैं एस से। जैसे रेजिस्टेंस होता है V बाई आई और इसकी यूनिट होती है ओम, तो वैसे ही यहां पर रिलक्टेंस होता है एमएमएफ डिवाइडेड बाई फ्लक्स, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर टर्न पर वेबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ इक्विवेलेंट ही चल रहा है। रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक, मतलब अगर मोटा तार है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर पतला तार है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, जहां पर रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ओ सॉरी, हाँ जी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसी का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये याद रखिएगा। आप लोग ये फिजिक्स में पढ़े होंगे 12th क्लास की, 11th या 12th क्लास में। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो किसी मटेरियल का होता है, उस मटेरियल से आप 1 किलोमीटर लंबा वायर बना लीजिए, 1 सेंटीमीटर लंबा वायर बना लीजिए, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल का होता है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अगर आप कॉपर कंडक्टर बना रहे हैं,
कॉपर का वायर ले रहे हैं, तो कॉपर का वायर अगर 100 मीटर लंबा हुआ या 2 मीटर लंबा हुआ, दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो याद रखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती कि वायर मोटा है पतला है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसकी यूनिट अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, यहां से इसकी यूनिट है ओम, इसकी यूनिट है मीटर, इसकी है मीटर स्क्वायर, तो इसकी क्या निकल जाएगी यूनिट, ओम मीटर। ठीक, सिमिलरली यहां पर जो एस होता है रिलक्टेंस, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक, यहां पर इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहां पर डिनोट करते हैं रो से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से, और यहां पर डिनोट करते हैं 1/μ, इसको बोलते हैं म्यू, MEW, एंड दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। म्यू की वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दिस इज कॉल्ड वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे वायर का लेंथ जितना बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और वायर का एरिया जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो या तो लेंथ बढ़ा दीजिए या एरिया कम कर दीजिए, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। सिमिलरली यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जिस पाथ को फॉलो कर रहा, अगर उसकी लंबाई ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसको रिलक्टेंस ज्यादा मिलेगा, और अगर एरिया कम है तब भी उसको रिलक्टेंस ज्यादा मिलेगा। ठीक, अब यहां पर जो हमें ध्यान देने वाली बात यह है, वो इसका खेल ध्यान देना है। म्यू का, म्यू जितना ज्यादा होगा एस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसको क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। अगर आप किसी चीज को आसानी से परमिट दे रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपका रिलक्टेंस उसके प्रति क्या है, कम है। तो जिस भी मटेरियल की परमिएबिलिटी जितना ज्यादा होगी उसका रिलक्टेंस उतना ही कम होगा, मतलब वो फ्लक्स को अपने अंदर से उतने ही आसानी से पास करा देगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए, इस रिलेटिव परमिएबिलिटी के आधार पर मैग्नेटिक मटेरियल को डिवाइड किया गया है। एक है डाया, पैरा, फेरो, एंटी फेरो, एंटी फेरी, या इसी को बोलते हैं फेराइट्स। मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं जो आपके काम का है, बाकी जब हम मैग्नेटिक मटेरियल इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में पूरा करेंगे तो वहां पर डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए जान लेते हैं डाया मैग्नेटिक, इसके आगे मैग्नेटिक वर्ड है, डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक एंड एंटी फेरी मैग्नेटिक, दैट इज कॉल्ड फेराइट्स। डाया मैग्नेटिक में रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है, या ये कहिए इक्वल टू 1 होती है एयर की। तो ये एयर से भी खराब क्या है, कंडक्टर है, मैग्नेटिक कंडक्टर। इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से भी छोटी होती है, और जब वहां पर 1 से आप छोटे से नंबर से भाग करेंगे तो जो नया नंबर निकल कर आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। जैसे 1/0.5 कर दीजिए, 1 से छोटा है 0.5, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, 2 आ जाएगा। 1/0.2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 10/2, 5। ठीक, तो जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से भी छोटी है दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक,
मतलब एयर से भी खराब कंडक्टिविटी इसकी होती है। मैग्नेटिक कंडक्टिविटी बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक नहीं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी 1 के आसपास होती है, मतलब 1 से हमेशा बड़ी होगी। 1.1 हो गई, 1.2 हो गई, 1.6 हो गई, ऐसे कुछ। जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा हो जाए, 100,000 की रेंज में पहुंच जाए, लाख की रेंज में, दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंटी फेरो में रिलेटिव परमिबिलिटी की बात नहीं की जाती, इन दोनों की बात की जाती है मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पर। जहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एंटी फेरो। और जहां पर अपोजिट तो हो लेकिन इक्वल ना हो, दैट इज कॉल्ड एंटी फेरी। ठीक, इसको अगर मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट मानता हूं तो ये क्या होता है? निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। ठीक, यहां पर क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ठीक, इसको बोलते हैं एंटी फेरी या फेराइट्स। इसका यूज करते हैं सुपर कंडक्टर्स में। किस में करते हैं? सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं? जिनको एक निश्चित टेम्परेचर के नीचे जाने पर उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? जीरो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से पास नहीं होने देंगे, हमेशा उसको रिपेल करेंगे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0.5। और अगर अर्थ की रिलेटिव परमिबिलिटी, सॉरी, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 है, और अगर मैं सुपर कंडक्टर यूज करता हूं तो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से पास नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो खराब मैग्नेटिक कंडक्टर है। जैसे इंसुलेटर होता है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को अपने पास, अपने अंदर से पास नहीं होने देता। ठीक वैसे ही ये एक तरीके से मैग्नेटिक इंसुलेटर टाइप है। परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। जब सुपर कंडक्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक, इसका यूज, डायमैग्नेटिक मटेरियल का यूज या सुपर कंडक्टर का यूज हम लोग करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा हॉस्पिटल के केस में, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जब किसी का सिर की समस्या होती है या शरीर की समस्या होती है जिसको कि बाहर से डॉक्टर नहीं पकड़ पाते, तो कहते हैं MRI कराइए। MRI में क्या करते हैं? बहुत मिनिमम से मिनिमम जो हम सोचते हैं, जो न्यूरॉन्स सिग्नल निकालते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिग्नल, तो वो क्या करते हैं? उसको भी कैच कर लेती है मशीन। क्यों कैच कर लेती है? क्योंकि इस मशीन के अंदर जब बॉडी जाती है तो क्या करता है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करता है? आपने पिक्चरों में देखा होगा, ऐसे गोला सा बना रहता है, ऐसे स्ट्रेचर लगा करके इसके अंदर मरीज को ले जाते हैं। ये जो गोला है, यहां पर सुपर कंडक्टर होता है। वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करता है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर नहीं जा पाती, बाहर ही रह जाती है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन है? जो बॉडी का है, जिस पार्ट का MRI हो रहा है। अब ये जो मशीन है, यहां पर जो डिटेक्टर है, वो इसी मैग्नेटिक फील्ड को कैच करेंगे। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल MRI में किया जाता है। ये आपके उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। सुपर कंडक्टर का एक और इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक लेविएशन में। एक ऐसी ट्रेन जो बुलेट ट्रेन की तरह होती है, जो पटरी में नहीं चलती, पटरी से ऊपर उठकर चलती है। ऊपर उठने का यही मतलब है कि उसने ये कॉन्सेप्ट वहां पर लगाया गया है कि सेम पोल अगर मैग्नेटिक पोल होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जब रिपेल करेंगे तो ट्रेन पटरी पर ना चल करके थोड़ा उससे ऊपर उठी रहेगी, और जब ऊपर उठी रहेगी तो उसमें फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। पटरी पर आप देखते होंगे अगर पहिया चलता है तो उस पर क्या होता है? फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा लॉसेज होती हैं। लेकिन जब हम पटरी पर के ऊपर चलेंगे एयर में तो लॉसेज क्या हो जाती हैं? कम। किसके कंपेरिजन में? पटरी में चलने कंपेरिजन में। ठीक, तो मैग्नेटिक लेविएशन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में मैगलेव, MAGLEV। ठीक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अच्छा, डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होती है। पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल है एल्यूमिनियम। फेरोमैग्नेटिक का है आयरन, निकल, कोबाल्ट। ये सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक,
एंटीफेरो और अच्छा, फेराइड्स का एक इस्तेमाल और भी ध्यान रखिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक हुआ, माइक्रोवेव हुआ, उनमें क्या होता है, लो वोल्टेज होता है और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होने पर हमारा इंस्ट्रूमेंट का साइज उतना ही छोटा होता चला जाता है। जितना आप हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। तो फेराइट्स मटेरियल का इस्तेमाल ऐसी मशीनों या ऐसे इक्विपमेंट बनाने में किया जाता है जिनका इस्तेमाल हम हाई फ्रीक्वेंसी में करते हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब था, इन सबको बताने का ये मतलब था कि अगर मैग्नेटिक कंडक्टर की बात की जाए, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास करा देता है, जो पास नहीं कराता वो इंसुलेटर होता है। ठीक वैसे ही यहां पर है, जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रिलक्टेंस उतना ही कम होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे उतनी ही आराम से पास करेंगी। ठीक, दूसरी चीज, किस पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए थे, रेजिस्टेंस। अगला पॉइंट जो है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ओम इनवर्स इसकी यूनिट है, या इसी को साइमन बोलते हैं शायद। ठीक, तो रिलक्टेंस का उल्टा होता है परमिएंस। परमिएंस, ठीक, ये रिलक्टेंस का उल्टा होता है। तो रिलक्टेंस की यूनिट क्या थी, एम्पियर टर्न पर वेबर, तो इसकी हो जाएगी वेबर पर एम्पियर टर्न। ठीक, एक होता है परमिटिविटी, ठीक, एप्साइलन बोलते हैं। एप्साइलन इज इक्वल टू होता है एप्साइलन इंटू एप्साइलन आर, जैसे वहां पर म्यू होता है ना, वैसे ही यहां पर होता है, ये यहां पर होता है परमिटिविटी की जगह परमिएबिलिटी। ये जितना ज्यादा होगा हमारा इलेक्ट्रिक वो मटेरियल, उतना ही अच्छा इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक होगा या इंसुलेटर होगा। तो यहां पर आप ये चीज नोट कर लीजिए कि एप्सिलॉन आर डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। जितना ज्यादा उतना ही अच्छा इंसुलेटर। ये क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जितना ज्यादा उतना ही बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये जितना ज्यादा होगा मटेरियल उतना ही अच्छा मैग्नेटिक कंडक्टर होगा, ये जितना ज्यादा होगा मटेरियल उतना ही अच्छा मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होगा, कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर की बात ये करता है। ठीक, जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करे, रोके। दूसरी चीज, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -9।
ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट यहां से निकालिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्साइलन की यूनिट यहां से क्या आई, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन को सम्मान देते हुए एन कैपिटल से लिखिएगा, ठीक है। अगर एन स्मॉल से लिख दिए तो आपको क्या कर देंगे, तबाह कर देंगे। अगर वो स्मॉल से आपने लिख दिया एन, तो न्यूटन की बजाय नैनो हो जाएगा। तो अगर आपने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी तो वो भी आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो एन क्या रखिएगा, कैपिटल में, ठीक। बात समझ में आ गई। इसी तरह यहां से एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई इंटू 10⁻⁻7। -7 है या +7, शायद -7 ही है। चलिए ये जरा नोट कर लीजिएगा, ये मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक। ठीक है, अब चलते हैं एक होता है ई, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, ठीक। सी का मतलब कूलाम। इसी तरह यहां पर होता है एच, एच को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है क्या, एम्पियर पर मीटर, ठीक। ई की जो यू वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू। तो फोर्स का मतलब होता है एन, E इज इक्वल टू होता है V बाई आर। तो वोल्ट पर मीटर, ये होता है वोल्ट पर मीटर। तो इसी तरह एच, एच ई क्या है, V बाई आर। यहां पर V की जगह क्या है, MMF डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R। MMF की यूनिट एम्पियर टर्न और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर टर्न पर मीटर। बिल्कुल इक्विवेलेंट चलते हैं एक दूसरे के, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, या इसी का नाम है इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं D से, और D इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन इनटू E। ठीक यहां पर होता है B, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। B इज इक्वल टू, इससे फार्मूला लगाइए तो E की जगह हो जाएगा म्यू, और
एप्सिलॉन की जगह हो जाएगा म्यू, ई की जगह एच। डी को ये भी लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, बात समझ में आ गई। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर ये भी लिखा जा सकता है, इसकी यूनिट ये भी होती है। इसी तरह बी को हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं जाई, ई का मतलब इलेक्ट्रिकल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी यहां पर होता है जाई एम, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये इसका फार्मूला है। ये इसका फार्मूला। ठीक, ये जितना ज्यादा होगा मटेरियल उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा, किसके प्रति, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति। ये जितना ज्यादा होगा मटेरियल उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा, किसके प्रति, मैग्नेटिक फील्ड के प्रति। ठीक, तो ये तो रहा सिमिलरिटीज दोनों में। अब आता है डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक, एक चीज और यहां पर नोट कर लीजिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, हाफ म्यू एच स्क्वायर। अगर डी के रूप में लिखेंगे तो हाफ 1/एप्सिलॉन डी स्क्वायर। अगर बी के रूप में लिखेंगे हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू। ठीक, बात समझ में आ गई। एक चीज ये भी याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स मोर एनर्जी कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेम वॉल्यूम। अगर सब कुछ वॉल्यूम पैरामीटर सब कुछ निश्चित हो तो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी वैल्यू
इनकी वैल्यू जो है इनमें डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? लगभग 100 का डिफरेंस है। 10 की पावर 9 है और वो है, और ये है 10 की पावर 7। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये चीजें जरा ध्यान रखिएगा। यही कारण है, इसी पॉइंट की वजह से एनर्जी कन्वर्जन जब भी होता है तो उसके मीडियम के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का। किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का। आपने देखा होगा कि मशीनों के बीच में जब मोटर घूमती है या जनरेटर घूमेगा तो दोनों के बीच में एयर गैप होता है, तो उस एयर गैप में कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिक ना होकर के मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो एनर्जी कन्वर्जन के मीडियम के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का। उसका कारण यह है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आप ये याद रखिएगा। देखिए, आपने ये पढ़ा है कि एक सिंपल कंडक्टर को जब हम सोर्स से जोड़ देते हैं, सोर्स कोई भी हो, डीसी हो एसी, उससे कोई मतलब नहीं है, तो करंट फ्लो हो जाएगा। अगर एसी है तो एसी करंट फ्लो होगी, अगर डीसी है तो डीसी करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होती रहे इसके लिए जरूरी है कि सोर्स यहां पर कनेक्ट हो रहे। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिएगा कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ भी कहिए, इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट। अगर आपको करंट की कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है तो आपको यहां पर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई देनी ही पड़ेगी, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होता है, एक बार आपने एमएमएफ सेट कर दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स आराम से अपना चक्कर पूरा करेगा, अपना क्लोज्ड लूप पूरा करेगा। ठीक, तो यहां पर लिख दीजिएगा कि आफ्टर सेटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आफ्टर सेटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू फ्लो फ्लक्स। फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, उसका भी कारण जान लीजिए। मोटा मोटा आइडिया यहां से ले लीजिए, बाकी हम जब ईएमएफटी पढ़ाएंगे आपको, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, वहां पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्जिंग होती हैं नेचर में। प्लस चार्ज से बाहर निकलेंगी और माइनस चार्ज में क्या करेंगी? सिंक करेंगी, अंदर आएंगी, ऐसे। ठीक, तो वहां पर डाइवर्जिंग नेचर के कारण क्या होता है, हम दो चार्ज अलग अलग कर सकते हैं, पॉजिटिव अलग कर सकते हैं, निगेटिव अलग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं। एक तरफ है एन, एक तरफ है एस, ये है मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से निकल करके एस की ओर जाती हैं और वापस एस से लेकर के एन आती हैं। तो इसके कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण ही यहां पर कंटिन्यूअस सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर पोल बन गए आपके तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल करके इसके अंदर मूव करेंगी। जैसे यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं कट करती, ठीक वह यहां पर भी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ठीक, ये भी पूछा गया, एक चीज और पूछा गया है, आपने ये देखा होगा, ये सर्किट जो बनी है, अगर यहां पर बैटरी लगी है, ये रेजिस्टेंस है, तो करंट क्या होती है, सर्किट के बाहर पॉजिटिव प्लेट से निकल करके निगेटिव प्लेट पर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहे हैं और करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। करंट पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव पर आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन, क्यों? तभी तो ये पॉजिटिव प्लेट बना। इन्होंने अपना क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आए, यहां पर इकट्ठा हो गए तो सारा निगेटिव चार्ज आ गया।
तो करंट इसके अपोजिट फ्लो होती है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन कि सर्किट में करंट पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर फ्लो होती है, लेकिन बैटरी के अंदर करंट निगेटिव से कहां जाती है? पॉजिटिव। ठीक यहां पर है, पूछा गया है कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से निकलती हैं और वापस एस में जाएंगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस एस से कहां जाएंगी? एन की ओर। ठीक इसी प्रॉपर्टी के कारण हमें इसके फ्लो कराने के लिए कोई भी एनर्जी, कोई भी पावर की जरूरत नहीं है, ये अपने आप क्लोज लूप बनाएंगी। ठीक है, बस हमें एक बार क्या सेटअप कर देना है? एन और एस मैग्नेटिक पोल बनाने हैं। इनके इसी नेचर के कारण, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाते हैं, हम कभी भी इनको अलग नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं पर एन को रखा तो कहीं ना कहीं एस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इनको क्लोज लूप बनाना ही बनाना है। यही कारण है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रकृति में, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनको अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन कभी भी यूनिपोलर मैग्नेटिक पोल्स अलग अलग नहीं मिलेंगे। केवल एन पोल नहीं मिलेगा। चुंबक को आप कितना भी काट करके छोटा कर दीजिए मैग्नेट को, लेकिन उसमें दो पोल होंगे ही होंगे, एन और एस। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए दूसरी चीज, करंट फ्लोज ओनली इन क्लोज्ड पाथ। करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में ही फ्लो होती है, या इसी को थोड़ा और लेमैन की लैंग्वेज में बोलते हैं कि करंट कैन नॉट फ्लो इन एयर। करंट एयर में फ्लो नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कैन फ्लो इन एयर आल्सो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? एयर में भी फ्लो हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, अगर वो चीज एयर पर नहीं फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट, तो आपके पास ऐसा मीडियम होना चाहिए, मतलब एयर इसके लिए क्या कर रही है कि इंसुलेटर का काम कर रही है, लेकिन एयर यहां पर इंसुलेटर का काम नहीं करेगी। ऊपर देखिए जो सर्किट बना है, ये अगर मैंने यहां पर वाइंडिंग करके एन नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, यहां पर सोर्स लगाकर करंट फ्लो करा दिया, यहां पर डेवलप हो गया एन इंटू आई से एमएमएफ, और जैसे ही एमएमएफ डेवलप हुआ, करंट वो फ्लक्स फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फ्लक्स एक क्लोज्ड पाथ फॉलो करेगा, तो फ्लक्स क्लोज्ड पाथ दो तरीके से फॉलो करेगा। एक तो इस मटेरियल के थ्रू ऐसे आए, दूसरा ऐसे भी आ सकता है, ऐसे क्लोज लाइन बना सकता है। ये जो क्लोज लाइन बन रहा है, ये एयर के थ्रू बन रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स एयर में भी फ्लो हो सकता है। और ये किस लिए बन रहा है? क्योंकि ये मटेरियल है, और मटेरियल में मैंने बताया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी बहुत ज्यादा है। रिलेटिव परमिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो जैसे करंट है, करंट अगर दो पार्ट में डिवाइड, दो ब्रांच में जाना होगा, तो मैक्सिमम करंट कहां जाएगी? जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम हो, मैक्सिमम करंट उससे जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करती है। ठीक यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम रिलक्टेंस के पाथ को फॉलो करेगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स इधर से जाएगा, लेकिन आप ये कहिए कि यहां से कुछ भी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो फ्लक्स अपने डिजायर्ड पाथ को फॉलो ना करे, तो उसको, उस फ्लक्स को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक, तो करंट क्या होती है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? एयर में भी फ्लो हो सकता है। जब एयर में भी फ्लो हो सकता है, तो ये नहीं कहेंगे कि एयर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक इंसुलेटर का काम करती है, कभी नहीं करेगी। एयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बन सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक सर्किट के लिए वो इंसुलेटर कभी नहीं बन सकती। और यही कारण है, मशीन में देखिए आप, मशीन में एयर गैप होता है, एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। मशीन का वो पार्ट जो स्टेशनरी रहता है, रोटेट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड स्टेटर, जिसको हम बाहर से छूते हैं, कि मोटर लाकर रख रहे हैं और उसके अंदर जो, जहां पर शाफ्ट लगी है, वो चीज रोटेट कर रहा है, जो रोटेट कर रहा है वो रोटर है। तो उन दोनों के बीच में क्या है? एयर गैप। अब एयर गैप में हमारे पास समस्या यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं मीडियम के रूप में इस्तेमाल करता, तो वो एयर से पास
नहीं होती। उसके लिए आपको कंटिन्यू क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए। लेकिन एयर यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंसुलेटर का काम नहीं कर रही है। वो ज्यादा रिलक्टेंस प्रोवाइड करेगी, वो अलग बात है, लेकिन कभी भी इंसुलेटर नहीं बनेगी। यही कारण है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बनाना आसान है। परफेक्ट आप इंसुलेटर बना सकते हैं इलेक्ट्रिक, लेकिन परफेक्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर आप नहीं बना सकते। आपके पास एक ही तरीका है मैग्नेटिक इंसुलेटर बनाने का, वो है डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक में रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, 1 से कम होती है। परफेक्ट वो भी नहीं है। परफेक्ट अगर डायामैग्नेटिक होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बिल्कुल भी पास नहीं कराता। परफेक्ट बनाने के लिए उसको लो टेम्परेचर पर ले जाते हैं, जिससे बनता है क्या, सुपर कंडक्टर। ठीक, तो ये दो डिफरेंस जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब डालिए लीकेज फ्लक्स। हेडिंग डालिए लीकेज फ्लक्स। ये अभी मशीन स्टार्ट नहीं हुई है, ये मशीन का बेसिक ही चल रहा है, मैग्नेटिक सर्किट के रूप में मैं पढ़ा रहा हूं। ये चैप्टर कोर है इलेक्ट्रिक मशीन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स वो होता है द फ्लक्स विच डज नॉट फ्लो इन डिजायर्ड पाथ। अभी मैंने बताया कि अगर ये एक कोर है, यहां पर हमने वाइंडिंग करके सप्लाई दे करके करंट फ्लो कराया, नंबर ऑफ टर्न्स n मिले, तो n इंटू आई से एमएमएफ डेवलप होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स इस पाथ को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस पाथ को फॉलो करे शॉर्टकट में, दैट इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। तो ये क्या है, लीकेज फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स। ठीक, अब ये बताइए लीकेज जितना कम होता है उतना अच्छा होगा, या लीकेज जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होगा? तो याद रखिएगा, लीकेज हम उसी को बोल रहे हैं जो हमारा कहना नहीं मान रहा है। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो हमारा कहना ना माने, जिसको हमने बनाया हो, ऐसा नहीं चाहते। तो याद रखिएगा, लीकेज फ्लक्स जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? फ्लक्स ईएमएफ, क्लोज्ड पाथ मिला तो करंट फ्लो हुआ। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एमएमएफ मिला तो फ्लक्स फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हुआ। ठीक, इस करंट को अपोज करने के लिए क्या आया, रेजिस्टेंस, और इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए कौन आया, रिलक्टेंस, एस। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। मैग्नेटिक फ्रिंजिंग, मैग्नेटिक फ्रिंजिंग क्या होता है? ये कोर है, हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, आप सर्कुलर भी ले सकते हैं, ऐसे डिजाइन में भी ले सकते हैं कोर। ठीक, इसी में ले लेते हैं। ये हमने वाइंडिंग करके करंट फ्लो कराया, नंबर ऑफ टर्न्स मिले, तो यहां से फ्लक्स फ्लो करेगा ऐसे। ये हमने उसको एक पाथ दे दिया मटेरियल का, कुछ फ्लक्स ऐसे भी फ्लो हो जाएगा। ये फ्लक्स क्या है, लीकेज फ्लक्स। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको कट कर दूं, यहां से बीच में से कट कर देता हूं, ये तो फ्लक्स ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना आकर के कुछ इस प्रकार आता है।
ऐसे। इस प्रकार यहां पर आपको ऐसा दिखेगा कि फ्लक्स लाइंस एक दूसरे को रिपेल करते हुए एक दूसरे को बाहर की ओर धक्का दे रही हैं। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। क्यों होता है ऐसा? इस वजह से होता है, देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल के अंदर है, इस मटेरियल के अंदर है, तो यहां पर रिलेटिव परमिबिलिटी हमेशा एयर से ज्यादा है। तो यहां का रिलक्टेंस कम है किसके कंपैरिजन में? इधर के कंपैरिजन में और इधर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर भी रिपेल कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे को इतना धक्का नहीं दे रही हैं कि कोई इस मटेरियल से बाहर चला जाए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मिनिमम रिलक्टेंस के पाथ को फॉलो करेंगी। तो कोई भी इस मटेरियल के बाहर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बाहर ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, ज्यादा रिलक्टेंस का सामना करना पड़ रहा। लेकिन यहां पर उन्होंने ये देखा कि कोई रिलक्टेंस है ही नहीं, हर जगह इक्वल है, एयर ही आ गई है, सभी जगह क्या है? इक्वल है। तो यहां पर फ्रिंजिंग आपको दिखेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको रिपेल करते हुए दिखेंगी यहां पर। इसी फिनोमिना को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। बात समझ में आ गई? तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग क्या होती है कि जब भी कंटिन्यूअस पाथ में एक गैप होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस समय एक पाथ को फॉलो ना करते हुए, पर्टिकुलर पाथ को फॉलो ना करते हुए, पैटर्न को फॉलो ना करते हुए एक दूसरे को रिपेल करती हुई एक कॉन्वेक्स या कॉन्केव शेप में बन जाती हैं। ठीक, कॉन्वेक्स शेप में जैसे ही बनेंगी तो वहां पर दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं। यहां पर वापस से आकर के एक दूसरे के पास आ जा रही हैं, यहां पर भी पास आ जा रही हैं, लेकिन बीच के एरिया में जहां पर इनको रिलेटिव परमिबिलिटी सब जगह इक्वल मिली, वहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। ठीक, एक चीज और, एक होता है लीकेज कोफिशियंट, सॉरी लीकेज फैक्टर, लेमडा से डिनोट करते हैं। लीकेज फैक्टर होता है टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय लीकेज फ्लक्स। ठीक, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल का क्या बिहेवियर होता है, ये ध्यान में, इसको जरा पढ़ लेते हैं। ठीक, ये क्या बताएगा? इसमें मेनली हमें ध्यान में रखना है, जो स्टडी करना है वो करना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाइपोल मोमेंट
ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये जो एरो दिखाए गए हैं इनको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। बोलना चाहिए इनको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन आप लिख लीजिए डाइपोल मोमेंट, या ये भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये किस वजह से आते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आते हैं। ये जो आपको अलग अलग बाउंड्री दिख रही हैं, एक ये वाली बाउंड्री हो गई, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, एक ये, तो जब बाउंड्री को आप देखेंगे तो एक बाउंड्री के अंदर जितने भी डाइपोल मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। ठीक, तो ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर के डाइपोल मूवमेंट एक डायरेक्शन में अलाइंड हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन क्या होता है? एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर के सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं? अलाइंड होते हैं। ठीक, ये सारा मटेरियल का मैग्नेटिक डोमेन कुछ इस तरीके से होता है कि इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट या नेट मैग्नेटिज्म 0 होता है। क्या होता है? 0। ये है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कुछ ऐसा है। ठीक, जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब इधर एन है और इधर एस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से एस की तरफ जा रही हैं, कुछ ऐसे। बीच में रखा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है, यहां पर लिखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बी के ऊपर एरो लगा दीजिएगा, EXT लिख दीजिएगा, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है BH, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसी वजह से इन पर एरो लगा दिया गया। ठीक, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले क्या होता है? डोमेन का एक्सपेंशन होता है। इनमें से कोई एक डोमेन क्या होगी? एक्सपेंड होगी। वो बाकी को क्या कर देगी? अपनी तरफ मिलाने लगेगी। अपने एरिया का क्या करेगी? विस्तार करेगी। अपने रीजन का क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। तो कोई भी एक डोमेन ले लीजिए, सपोज मैंने ये बीच वाली ली, तो ये क्या करेंगे? एक्सपेंड करते करते बाकी को खत्म कर देंगे। बाकी कोई इतने छोटे रीजन में चला गया। ये जो एक्सपेंशन होता है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब आपको दिखेगा नहीं, धीरे धीरे होगा। फिर इसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है, जब एक्सपेंशन हो जाता है, सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, फिर होता है रोटेशन। ये रोटेशन किसकी डायरेक्शन में होता है? ये रोटेशन किसका होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट्स का। और कहां ये रोटेट करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इतने सारे मैग्नेटिक मोमेंट अगर एक साथ घूमेंगे, अगर एन से एस इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? दूसरे फिगर में बना लीजिएगा कि ये सब एक डायरेक्शन में घूम जाएंगे। तो पहले एक्सपेंशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? रोटेशन। ठीक, जैसे ये घूमे
एक्सपेंड करने में तो टाइम लगा लेकिन घूमने में टाइम नहीं लगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। तो याद रखिएगा ये एक फिनोमिना है, एक घटना है जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूम जाते हैं। जैसे ही घूमेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इसकी परमिबिलिटी जो अभी तक 10 थी वो तुरंत बढ़कर के 1000 हो जाएगी, मतलब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो पहले उनका मैग्नेटिक डोमेन का एक्सपेंशन होता है। ये एक्सपेंशन धीरे धीरे होता है, हमें पता नहीं चलेगा। जब एक्सपेंशन हो जाता है उसके बाद वो सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूम जाते हैं, और जिस समय घूमेंगे उस समय सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू से पास, इसके अंदर से पास करेंगी, और वो उस समय इतना अच्छा मैग्नेटिक कंडक्टर बन जाएगा कि उसकी परमिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। तो अगर आपसे कहा जाए कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन किस मटेरियल का फिनोमिना है तो आप क्या बताएंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक, एक चीज और, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं मटेरियल में। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में एक दूसरे से क्रिया करना, इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक, किसके साथ? आपस में भी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर इतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमाइज्ड हैं तो हमें मैग्नेटिक मटेरियल जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर बनाना होता है तो रेजिस्टेंस कम करना होता है। ठीक वैसे ही अगर आपको अच्छा मैग्नेटिक कंडक्टर बनाना है तो आपको परमिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी या रिलक्टेंस कम करना पड़ेगा। अब अगर परमिबिलिटी बढ़ानी है तो इसका क्या मतलब है कि उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट को अलाइन कीजिए, ये मतलब है। और कोई चीज अलाइन तभी होगी जब उसके पास एनर्जी कम से कम होगी। कोई आपका कहना क्यों मानेगा? जब वो आपसे कमजोर होगा। जब वो आपसे क्या करेगा? किसी भी मामले में कमजोर हो, इकोनॉमिक हो, फिजिकल हो। ठीक, कहने का ये मतलब है कि अगर आपको किसी भी चीज से कहना मनवाना है या अपने अनुसार काम कराना है तो उसको क्या कीजिए? कमजोर कीजिए, उसको मजबूत नहीं करना। तो उसके पास जो एनर्जी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए? कमजोर हो जाए। ठीक यहां पर होता है मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू। जब हम मटेरियल को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उनके बीच में जो वाइब्रेशंस होते हैं, लैटिस वाइब्रेशंस, वो जब मटेरियल साइंस पढ़ेंगे हम आगे बता देंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि एटम्स और लैटिस वाइब्रेशंस क्या हो जाते हैं? कूल करने पर कम हो जाते हैं, और कम होते होते एक ऐसी कंडीशन आती है कि इतने अच्छे से वो कहना मानेंगे, इतने अच्छे से पैरेलली अलाइंड हो जाते हैं कि मटेरियल एक अच्छा मैग्नेटिक कंडक्टर बन जाता है। ठीक इसका उल्टा सोचिए, अगर कोई अच्छा मैग्नेटिक कंडक्टर है और हम क्या कर रहे हैं? उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसको हम बार बार उकसा रहे हैं, तो क्या करेगा? अब जो हमने अभी तक अलाइन किया है वो अलाइनमेंट रहेगा? नहीं रहेगा। जब उसके पास एनर्जी होगी तो वो अपने आप उछलेगा, और जब उछलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमारा कहना नहीं मानेगा। ठीक, तो बिल्कुल यही सेम चीज यहां पर लागू होती है कि अगर कोई मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है और हमने उसको टेम्परेचर दिया, एनर्जी दिया, टेम्परेचर इज कॉल्ड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जब हमने एनर्जी दिया तो वो क्या करेंगे? अलाइनमेंट उनका रहेगा? नहीं रहेगा, वो अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा, और मटेरियल फेरोमैग्नेटिक से क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पॉइंट पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में बन जाता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल,
दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। ये याद रखिएगा, ऐसा टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल पर, दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। ठीक। और एक होता है नील्स टेम्परेचर। नील्स टेम्परेचर वो होता है जिस पर पैरामैग्नेटिक किस में बदल जाता है, एंटी फेरो में। दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक टेम्परेचर, वो सॉरी नील्स टेम्परेचर। ठीक। तो नील्स टेम्परेचर किससे रिलेटेड है, एंटी फेरो या एंटी फेरी से। और क्यूरी किससे रिलेटेड है, फेरो टू पैरा। ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बीएच कर्व। बी के ऊपर भी एरो और एच के ऊपर भी एरो। बी इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच। ये अगर म्यू आर की वैल्यू कम है 1 से, इसका मतलब कि बी की वैल्यू एच से छोटी होगी। अगर 1 से किसी छोटे संख्या से किसी को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो 1 से छोटा आता है, तो बी की वैल्यू एच से छोटी होगी। अगर म्यू आर इक्वल टू 1 है तो बी इज इक्वल टू एच। अगर म्यू आर ग्रेटर देन 1 है तो बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच। तो कर्व बना लीजिए, ये है बी, ये है एच, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एयर को डिनोट करती है, जिसमें म्यू आर इक्वल टू 1 है। जहां पर म्यू आर लेस देन 1 है वहां पर बी की वैल्यू कम होगी, एच की वैल्यू ज्यादा। तो ये है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल। यहां पर देखिए एच की वैल्यू बी से हमेशा ज्यादा होगी, और जब ये चीज ऐसे जाए तो बी इज ग्रेटर देन एच, दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरा। ठीक। तो फेरो पैरा और डाया, सॉरी डाया और पैरा का बीएच कर्व ऐसा होता है। फेरो नॉन मैग्नेटिक, नॉन लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल है, ये दोनों लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल हैं, इस वजह से मैंने इनका ड्रा कर दिया। नॉन लीनियर के केस में बीएच कर्व दूसरा होता है। अब देखते हैं कि बीएच कर्व फेरो का कैसे बनेगा। तो बीएच कर्व ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल subjected to अल्टरनेटिंग करंट। हमने क्या किया, एक क्वाइल में वाइंडिंग करके
एसी दिया, एसी कुछ इस प्रकार होती है, ठीक। ये चीजें हमने इसमें वोल्टेज सोर्स के रूप में एसी दिया, ठीक। हमने इसके ऊपर वाइंडिंग कर रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो एन और आई से एमएमएफ डेवलप होगा, एमएमएफ के बाद क्या होगा, करंट फ्लो होगी, वो सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होगा, ठीक। अब यहां से यहां तक देखिए, इधर से इधर करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है। अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जब हम एच बी, बी इज इक्वल टू क्या है, म्यू इंटू एच, और एच की वैल्यू क्या है, एन आई बाई एल। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ पाथ। अब क्या हुआ, अगर आई की वैल्यू बढ़ रही है तो एच की वैल्यू भी बढ़ेगी, और एच की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। एच हमारा है एफर्ट, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में, और मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ या नहीं हुआ ये कौन बताएगा, रिजल्ट बताएगा। तो हमने एफर्ट अपना बढ़ाया, करंट की वैल्यू यहां से यहां तक पाथ में बढ़ी, इसको मैं लेता हूं ओ, ए, बी, सी और डी। तो ओ से ए तक में करंट की वैल्यू बढ़ रही है, हम अपना एफर्ट बढ़ा रहे हैं मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि अलाइनमेंट, पहले डोमेन का एक्सपेंशन होगा, फिर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम बढ़ाना स्टार्ट किए, पहले तो लीनियर बढ़ेगा ये, उसके बाद अचानक से जब रोटेट होगा तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा, बी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये कब से कब तक है, जब जीरो से ए तक पहुंच रहा है। पीक पर जब पहुंच जाएंगे, हमने पूरा एफर्ट लगा लिया, तो सारे मटेरियल के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट हैं वो एक साइड में अलाइंड हो गए। उसके बाद आप कितना भी एफर्ट लगा लीजिए, अब कुछ अलाइनमेंट होने के लिए बचा ही नहीं है। जब बचा ही नहीं है तो आपकी लगाई हुई एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए इसके आगे आप कितना भी एच बढ़ा लीजिए, ये आगे नहीं बढ़ेगा बी, रिजल्ट आपका उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि रिजल्ट क्या था, मटेरियल को मैग्नेटाइज करना, और मैग्नेटाइजेशन का क्या मतलब था कि सारे मैग्नेटिक मूवमेंट को एक डायरेक्शन में घुमा देना। अब जब मैग्नेटिक मूवमेंट बचे ही नहीं तो आप किसको घुमाएंगे, किसी को नहीं घुमाएंगे, फिर आप खुद घूम जाएंगे, ठीक। तो वही चीज यहां पर है कि इसका मतलब यह हुआ कि हमने अपना एफर्ट लगाया और एक टाइम बाद जाकर के सैचुरेशन आ गया। तो यह है सैचुरेशन का पॉइंट। सैचुरेशन का मतलब यह हुआ कि हमने अपना 100% एफर्ट लगा दिया और उसका अब रिजल्ट आगे एफर्ट के हिसाब से नहीं मिल रहा। जब हम वापस ए से बी आएंगे तो हम अपना एफर्ट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जिनको हमने घुमाया था वो वापस से क्या होना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने उनको जबरदस्ती एनर्जी लगा करके घुमाया था। समस्या यह है कि वो जैसे ये कर्व ऊपर गया, एफर्ट के हिसाब से हमें रिजल्ट मिला। जब हम एफर्ट रिड्यूस करना चाहेंगे तो रिजल्ट हमारा उसी पाथ को फॉलो ना करके किसी दूसरे पाथ को फॉलो करता है, ऐसे। तो ये है कर्व ए से लेकर के बी तक। बी पॉइंट पर देखिए, बी पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू है 0। अगर वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई मतलब हमने एफर्ट अपना 0 कर दिया। जब एफर्ट 0 कर दिया तो आई की वैल्यू भी क्या हो जानी चाहिए, 0। एच की वैल्यू अगर 0 है, आई की वैल्यू 0 है तो एच की वैल्यू भी 0। अगर एच की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, लेकिन बी 0 मिला नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने अपना एफर्ट 0 कर दिया तब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे हैं जो अभी भी हमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट दे रहे हैं, मतलब मटेरियल को मैग्नेटाइज किए हुए हैं। तो जो मैग्नेटिज्म बचा हुआ है मटेरियल में हमारे एफर्ट लगाने के बाद, एफर्ट को 0 करने के बाद, दैट इज कॉल्ड बी आर। बी आर इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म।
रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल अभी तक नॉन मैग्नेटाइज था हमने मैग्नेटाइज किया, उसके बाद हमने एफर्ट हटाया तो उसको डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी वो कुछ ना कुछ मैग्नेटाइज है। तो उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें करंट को निगेटिव रखना पड़ेगा, निगेटिव ले जाना पड़ेगा, वोल्टेज निगेटिव तरफ, मतलब हम मटेरियल को दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहे हैं। अभी तक अगर हमने मैग्नेटिक मोमेंट को इससे इस डायरेक्शन में घुमाया, अब हम किधर घुमाएंगे, इधर से इधर, ठीक। तो हमने जो मैग्नेटिक मोमेंट एफर्ट जीरो करने के बाद अभी तक घूम करके प्रॉपर डायरेक्शन में घूम करके रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दे रहे थे, अब उनको भी क्या करना है, रैंडमली अलाइन कर देना है। तो उसके लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने का यह मतलब हुआ कि हमें इसको जीरो करना पड़ेगा मैग्नेटिज्म को, और जीरो करने के लिए जिस फोर्स की हमें जरूरत पड़ी दैट इज कॉल्ड HC, कोर्सिव फोर्स। ये वर्ड याद रखिएगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और कोर्सिव फोर्स। कोर्सिव फोर्स क्या है, जो मैग्नेटिक मटेरियल हमने एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया था उसके अंदर का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म निकालने के लिए जो हमें अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए, तो उसी फोर्स को बोलते हैं कोर्सिव फोर्स। अब सेम चीज रिवर्स साइकिल के लिए करेंगे, तो रिवर्स साइकिल के लिए भी ये कर्व ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, इन दोनों को आप कंप्लीट साइकिल के लिए मिला देंगे, देन इट इज कॉल्ड BH कर्व। तो O से A ये गया, A से B इधर आया, इधर जाएगा B से C और फिर इधर C से D। ठीक, दिस इज कॉल्ड BH कर्व ऑफ नॉन लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल, और नॉन लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। HC और BR इनको ध्यान रखिएगा। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वो है जो अभी भी क्या हो रहा है, उसमें मैग्नेटिज्म बाकी है, ठीक। इसको, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोर्सिविटी, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। इसको सिंपल सा समझिएगा कि जब तक हम कॉपी किताब में पढ़ रहे हैं तब तक चीजें हमारे मस्तिष्क में हैं। जैसे ही हमने अपना एफर्ट लगाना बंद किया, सोचना बंद किया, कॉपी बंद किया, हमने क्या पढ़ा था सब हम भूल गए। अब अगर हम भूल गए तो इसका मतलब हमारी रिटेंटिविटी क्या है, जीरो है, हम रिटेन नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यही है कि एक डायरेक्शन में हमने मैग्नेटाइज किया था, हमने एफर्ट लगाया तो वापस से वो अपनी पोजीशन में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तो जितना बचा है दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म BR। उस बचे हुए को जीरो करने के लिए जो हमने फोर्स लगाया दैट इज कॉल्ड HC, कोर्सिव फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोर्सिविटी। इस पूरे साइकिल में जो ये कर्व बना इसका एरिया बताता है हिस्टेरिसिस, एरिया ऑफ BH कर्व डिनोट्स हिस्टेरिसिस लॉसेस इन मैग्नेटिक मटेरियल फॉर per unit cycle and per unit वॉल्यूम। मटेरियल के एक यूनिट वॉल्यूम के लिए और AC की एक साइकिल के लिए। AC की साइकिल पता है ना, जो हमारे घरों में AC आती है वो किसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में वो 50 साइकिल पूरी करती है। तो एक साइकिल के लिए जो लॉस होगी वो BH कर्व का एरिया बताएगा, ठीक। जिसमें लॉसेज जितनी कम होंगी BH कर्व का एरिया उतना ही छोटा होगा। तो जो मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल, डाया, पैरा, फेरो, एंटी फेरो और एंटी फेरी, जिसको हम कहते हैं फेराइट्स, तो किसका BH कर्व का एरिया कम होगा, फेराइट्स का। क्यों?
क्योंकि फेराइड्स में मैंने आपको बता रखा है कि हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में हम उसी मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए लॉसेज कम से कम दे। तो फेराइड्स का जो बीएच कर्व का एरिया होता है वो कम होता है। हम उसी मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल के रूप में यूज करेंगे मशीन में जिसका बीएच कर्व का एरिया कम से कम हो, क्योंकि बीएच कर्व का एरिया क्या बताता है? लॉसेज बताता है। और हम चाहते हैं कि मशीन में लॉसेज कम से कम हो। जितना कम से कम लॉसेज होंगी हमारी इफिशियंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, तो बीएच कर्व पढ़ना क्यों जरूरी था? ताकि हम लॉसेज के बारे में बात कर सकें। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होती है वो आगे हम देखेंगे। बीएच कर्व एरिया, बीएच कर्व का एरिया जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, द materials which have rectangular BH curve shape are known as delta max material। उन मटेरियल को क्या बोलते हैं? डेल्टा मैक्स मटेरियल। इनका बीएच कर्व कुछ ऐसा होता है। ये बी है, ये एच है, स्क्वायर शेप, वो रेक्टेंगल शेप में। और इनका इस्तेमाल कहां करते हैं? मेमोरी एप्लीकेशन के लिए, मेमोरी स्टोरेज के लिए हम इन मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन से मटेरियल का? डेल्टा मैक्स मटेरियल का। ठीक, एक चीज आपको और बता दूं, ये जो पोर्शन है ये यहां से यहां तक लीनियर है। यहां पर इस पोर्शन में क्या होता है कि जितना हम एफर्ट लगाए इधर से इधर, अगर हम वापस आना चाहें तो वापस आ जाएंगे, मटेरियल भी अपने पुरानी अवस्था में आ जाएगा। इस कर्व को, जहां तक ये लीनियर है, इस कर्व को, इस पोर्शन को बोलते हैं वर्जिन कर्व। क्या बोलते हैं? वर्जिन कर्व। यहां पर हमारी ये पॉसिबिलिटी है इस कर्व में कि अगर हम वापस आना चाहें तो मटेरियल भी अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन ये वही है जिसको आप कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन का एक्सपेंशन हो रहा है। अभी हुआ नहीं है, हो रहा है। लेकिन जैसे ही हो गया और इस पॉइंट पर जहां पर ये सडनली जंप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नी पॉइंट, KNEE। नी मीन्स होता है घुटना, नी पॉइंट। यहां से जंप करने, ये जंपिंग पॉइंट ही बता रहा है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को, कि सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में क्या हो गए? अलाइन हो गए। यहां से इतना जंप कर लिया कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी वो इतनी ज्यादा हो गई कि अभी तक अगर मैग्नेटिक मटेरियल किसकी तरह बिहेव कर रहा था? पैरा की तरह या फेरो के नॉर्मल की तरह, तो जैसे स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होगा वो प्योर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। ठीक, उसकी परमिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहां पर देखिए बी की वैल्यू एच से हमेशा ज्यादा है। यहां पर वापस आने का चांस नहीं है। अगर वापस आ रहा तो दूसरे पाथ को फॉलो कर रहा, जबकि उसी कर्व को फॉलो करना चाहिए। ठीक, बात समझ में आ गई? ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि बी और एच के बीच में लीनियर रिलेशन है या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। कौन आगे चल रहा, कौन पीछे? एच हमेशा आगे चलेगा और बी हमेशा पीछे। क्यों? क्योंकि एच हमारा एफर्ट है और बी हमारा क्या है? रिजल्ट। कभी भी नेचर में ऐसा नहीं होता है कि रिजल्ट पहले मिल जाए और एफर्ट हम बाद में लगाएं। ठीक, तो मैग्नेटिक मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण बी लैग्स बिहाइंड एच, बी और एच साथ साथ ना चल करके आगे पीछे चलते हैं। एच आगे चलता है और बी पीछे। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। और उस प्रॉपर्टी के कारण जो लॉसेज होते हैं उनको बीएच कर्व से निकाला जाता है और वो लॉसेज ही बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण बी और एच साथ साथ ना चल करके
एक दूसरे के रिलेशन, लीनियर रिलेशन ना हो करके एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। तो कौन आगे चलता है? एच। एच हमारा क्या है? एफर्ट। और बी क्या है? रिजल्ट। द प्रॉपर्टी बाय विच मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द मैग्नेटिक मटेरियल्स बी लैग्स बिहाइंड एच, बी एच के पीछे चलता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। ठीक, ये हमारा बेसिक था मैग्नेटिक मटेरियल का, जो कि हमें मशीन शुरू करने से पहले पढ़ना था। इसके बिना हम मशीन स्टार्ट नहीं कर पाते। मैं आपको बोलता कुछ, आप समझते कुछ। ठीक, तो मशीन स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर का रिवीजन करना होगा। ठीक, और अच्छे से करना होगा। बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट का डिफरेंस याद रखिएगा। लीकेज फ्लक्स क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। ये वर्ड हैं। फ्रिंजिंग क्या होती है ये ध्यान रखिएगा। और मैग्नेटिक मटेरियल के कितने टाइप होते हैं और उनको डिवाइड, एक दूसरे से अंतर करने का क्या पैरामीटर है। तो पैरामीटर क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी। कहां तक? फेरो तक। और एंटी फेरो और एंटी फेरी का पैरामीटर क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, इसके बाद मैग्नेटिक बीएच कर्व, मैग्नेटिक मटेरियल का, किसका? फेरो का। कैसे होता है? नॉन लीनियर होता है। किस प्रॉपर्टी के कारण नॉन लीनियर होता है? उसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस के कारण नॉन लीनियर होता है। ठीक, दो चीजें जरा मैं कंफर्म करूंगा। एक तो म्यू नॉट की वैल्यू जो मैंने आपको बताया था, शायद 1/4 पाई 10⁻⁻7 होता है या +7, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक मशीन। और हमारी सबसे पहला जो टॉपिक होगा मशीन स्टार्ट करने से पहले, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को मशीन नहीं बोलते। वो क्यों नहीं बोलते वो आगे देखेंगे। एक टॉपिक इसमें और छूट गया है, वो देख लीजिए, सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। बहुत ही आसान है। आप कमांड एक फील्ड में जरूर रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में। अगर एक फील्ड पर आपकी कमांड है तो उसी के कंपैरेटिव क्वांटिटी दूसरे फील्ड में क्या होती है आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रा करूं, सीरीज सर्किट, तो ये होता है इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट। ये है बैटरी V आई। यहां पर क्या होता है? R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3। कैसे जानते हैं कि सीरीज में है? क्योंकि सीरीज में सेम करंट फ्लो होती है। तो मैग्नेटिक में क्या जानेंगे कि कौन सा सर्किट सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में? अगर सेम फ्लक्स फ्लो हो तो सर्किट किस में है? सीरीज में। तो यहां पर रिलक्टेंस क्या हो जाएगा? S1 + S2 + S3। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये हमने गैप कर दिया। यहां की मीन लेंथ है L1 और इसकी लेंथ है L2। एरिया दोनों का सेम है। यहां का एरिया निकाल लीजिएगा, यहां का एरिया इस गैप का। तो यहां का S1 क्या हो जाएगा? ये है S1 और इस एयर का क्या हो जाएगा? S2। तो टोटल S क्या हो जाएगा? 1/μ0 μr L1/A1 प्लस 1/μ0 μr की वैल्यू एयर में है 1 L2/A2। क्यों? क्योंकि इस सर्किट में सेम फ्लक्स फ्लो हो रहा है। जो फ्लक्स यहां से निकलेगा वही यहां आएगा और उसके बाद इधर आ जाएगा। इस वजह से सर्किट किस में है? सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है? करंट डिवाइड। तो मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा? फ्लक्स डिवाइड। ये इलेक्ट्रिक सर्किट R1 R2। मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा? ये फ्लक्स फाई निकला, इधर गया φ1 और इधर गया φ2। तो φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। फ्लक्स क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा। और जहां भी फ्लक्स डिवाइड हो आपको
सर्किट किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पर 1/S1 प्लस 1/S2, 1/S इज इक्वल टू, निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ गई। ये एक नोटेशन है, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एक सर्किट पर आपकी कमांड है तो दूसरा आप अपने आप कर लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से, और तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, मशीन आपका कोर टॉपिक है। मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चंस हम लोग कुछ दिन बाद शुरू करेंगे। उसका कारण ये है कि अभी हमारे पास टाइपिंग फैसिलिटी नहीं है, हमने किसी को रखा नहीं है टाइप करने के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखना और फिर उसके बाद उसको डिस्कस करना, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम दे सकें। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछिएगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जितने आपके गेट और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या बाकी किसी भी जेई और एई के एग्जाम में गवर्नमेंट जो कराती हैं, राज्य सरकारें, तो वहां पर हम सारा कुछ कवर कर देंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कवर कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि क्या क्या पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और बस बाकी तो कुछ बचा नहीं है। कोर टॉपिक है, रिवीजन मस्ट है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मस्ट है, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। और हमारा इंटरेस्टेड टॉपिक भी है ये, इलेक्ट्रिक मशीन, पावर सिस्टम, ये सब कंट्रोल सिस्टम। तो शुरुआत हम इलेक्ट्रिक मशीन से करेंगे। बेसिक हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा दिया है, एसी भी पढ़ा दिया है, 3 फेज भी पढ़ा दिया है। तो वहाँ से आप सिंगल फेज और 3 फेज का रिवीजन कीजिए, और उसके बाद हम इसको देखेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट का रिवीजन करते हुए फिर आप मशीन में एंटर करेंगे। ठीक है, बेसिक अगर आपका नहीं है तो बेसिक आप मजबूत पहले बना लीजिए, और फिर आराम से चलिए। कोई भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा, कोई किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, फार्मूला रटने के चक्कर में मत पड़िएगा। बार बार लिखिए, उसको समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी जो फार्मूले आपको याद हैं उनसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि क्या किससे है, ताकि दिमाग की मस्तिष्क की कोशिकाओं में कम से कम जोर पड़े, उसको फ्रूटफुल रिजल्ट के रूप में लगाया जा सके। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।